आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे किस तरीके से भारत जो है वो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकता है। तो अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, बात करेंगे। और गांधीगिरी ये कूपन कोड आप यूज़ करेंगे। आज हमने लास्ट डे एक और दिन रख लिया है सेल का, तो आज हम सेल को ख़त्म करेंगे। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, चाहे आप जो भी कोर्स मतलब अवेल करें। तो आपको पता है कि ईरान और इजराइल इस समय युद्ध में है। दोनों युद्ध में तो नहीं है, युद्ध में तो नहीं कहेंगे, बट एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। भाई ईरान ने मिसाइल तो मारी है इजराइल के ऊपर, लेकिन इसमें भारत क्या करे। इंडिया का भी मैंने लेक्चर लिया था। इंडिया ने तो समझ लीजिए अपने नेवल शिप्स भी ईरान पे भेज दिए हैं, क्योंकि हमारे स्टेक्स हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमको फिलिस्तीन की बात करनी है। देखिए भारत का एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिल के आते हैं, और अभी महमूद अब्बास से भी मिले। प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जो कि फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट है, उनसे भी मिले। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से 3 बार मिल गए, व्लादिमीर पुतिन से भी मिल के आए। तो भारत का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस अप्रोच रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में तो पूरी दुनिया ने बोला कि भारत भाई युद्ध रोको, तुम्हारे ऊपर सारी उम्मीदें टिकी हैं। तो 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस में नरेंद्र मोदी और महमूद अब्बास मिले, और वहीं नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम चाहते हैं कि पीस और स्टेबिलिटी रीजन में लौटे, क्योंकि हमको भी तो भाई यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए। हमारा पूरा बिजनेस ही यहीं पे होता है ना। अब उसके बाद अक्टूबर में ही जब ये वॉर शुरू हुआ था, तो यहाँ पे इनसे बात भी की थी और कंडोलेंसेस ऑफर किए थे जो डेथ्स हुई थी यहाँ पे गाजा में, है ना। क्योंकि हमने देखिए हमने इजराइल को 1992 से, हालांकि 1950 में आना ऑफिशियल रिकॉग्निशन था, लेकिन 1992 में हमने एम्बेसी एस्टैब्लिश की। बट फिलिस्तीन से जब से ये वॉर हो रहा है, हमने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो हमारा ऑफिशियल स्टैंड ही ये रहा है। उसके भी कई सारे रीजंस हैं। एक क्योंकि हमारे अभी भाई 20 करोड़ के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ रहती है, तो हमारा भी उसी हिसाब से जो है वो स्टैंड रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल से भी बात की, और इजराइल से 30 सितंबर को बोला कि देखिए आतंकवाद की कोई जगह नहीं है हमारी दुनिया में। हमारी दुनिया, हम पीस को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, अमन चैन को तवज्जो देते हैं, और रीजनल एक्सकेलेशन को बंद करिए, मत बढ़ाइए इसे, सब मारे जाएंगे। तो इसीलिए यह जरूरी है कि हम सब साथ में मिलकर काम करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या भारत मीडिएटर बनेगा? भारत हर देश से बहुत अच्छे रिश्ते रख रहा है, हर देश से भारत बात कर रहा है, लेकिन क्या भारत मीडिएटर का काम करेगा? क्या भारत युद्ध रुकवा सकता है? 6 महीने पहले ईरान ने ड्रोन्स लॉन्च किए थे, खूब सारे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी, लेकिन वो मामला वही थम गया था। अप्रैल की बात मैं कर रहा हूं, जब यहां पे दमास्कस में सीरिया में ईरान की एम्बेसी को उड़ा दिया था इजराइल ने, है ना। हालांकि इजराइल ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। उसके तुरंत बाद हम ये देखते हैं कि ईरान ने धड़ाधड़ ड्रोन्स जो है वो मारे थे। कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा, अमेरिका के ऊपर भी हमला किया। लेकिन दोस्तों ये लिमिटेड एक्सकेलेशन है, मतलब ईरान ने हमला किया क्योंकि ईरान को भी पता है भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। वही है ना कि जब तक आप पैसे ना कमाने लगो तब तक कुछ बोलो नहीं, शांति से अपना काम करते जाओ। जब उस लेवल पे आ जाओ तो ऐसी की तैसी कर दो। तो वही ईरान की, एक बार हम बॉम्ब बना लेना, फिर हम इनको सबको बताएंगे। तो यही चीज है। अब दोनों ही अटैक जो भी हुआ, इजराइल को कोई डैमेज, अभी भी जो ईरान ने मिसाइलें मारी हैं, बाल भी बाका नहीं हुआ इजराइल का। और देखिए इंडिया की जहां तक बात है, देखिए इंडिया इजराइल को तो नहीं परसुएड कर, कोई किसी को परसुएड नहीं कर सकता। इजराइल यूनाइटेड नेशन की नहीं सुन रहा है, अमेरिका की नहीं सुन रहा है, तो भारत की क्या सुनेगा? और जैसा कि हमने बताया कि अभी जैसे फॉर्मर एम्बेसडर इजराइल के, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है ना कि बहुत अच्छा, भारत की बड़ी तारीफ की, लेकिन जब यहां पे ईरान की बात की तो बोला कि वो भारत अपने हिसाब से देखे, वो भारत का डिसीजन है, वो क्या करता है, डिसरप्शन वो देखिए अपने हिसाब से। भारत का भाई 80% एनर्जी यहीं से आती है, इस रीजन से आती है। तो अगर यहां पे कुछ होगा तो दिक्कत है। तो इसीलिए भारत के लिए दिक्कत की बात है, इट्स अ मेजर वरी, क्योंकि यहां पे भारत दोनों का ही दोस्त है और दोनों ही युद्ध में है। अब अगर हम बात करते हैं इजराइल से, तो इजराइल से बहुत ही स्ट्रैटेजिक टाइज है हमारे। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इजराइल भी गए, पहले प्रधानमंत्री बने, और बहुत ही बढ़िया, चाहे टेररिज्म हो, लगभग हर एक चीज पर हमने इजराइल से जो है वो ट्रीटी साइन की हुई है। इजराइल हमारा की डिफेंस सप्लायर बना अमेरिका और रशिया के बाद, और कारगिल वॉर में भी किसी ने मदद नहीं की थी। अमेरिका तक ने अपना जीपीएस देने से मना कर दिया था। अगर अमेरिका वो चीज उतनी मदद कर देता ना, भारत बहुत जल्दी कारगिल पे फतेह पा लेता। लेकिन यहां पे मदद की थी इजराइल ने मदद की थी, राइट। और जहां तक हम ईरान की बात करते हैं या गल्फ की बात करते हैं, तो ईरान भारत को तेल बेचता है, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनर है।
और हमारे कल्चरल रिश्ते भी, कल्चरल हिस्ट्री भी ईरान के साथ बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही देश से आतंकवाद आता है, ईरान इसको लेकर भी कंसर्न है, ठीक है। भारत भी इसको लेकर कंसर्न है। जिस तरीके से क्योंकि देखिए तालिबान जैसा ट्रीटमेंट करता है उसको लेकर भी ईरान कंसर्न और भारत भी कंसर्न है। साथ ही साथ अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, INSTC, IMEC, चाबहार, इन तीनों को लेकर भारत तो बहुत ही ज्यादा कंसर्न है ना। और ये सब तभी होगा जब ईरान जो है वो स्टेबल होगा। और ईरान कब स्टेबल होगा? जब इजराइल जो है वो समझेगा इस बात को। अब वही है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने तो ये बोला है कि चलिए हम न्यूक्लियर डील पे दोबारा से काम करते हैं, लेकिन चीजें वैसी बन नहीं रही है। तो वही बात है कि भारत के तो दोनों से ही रिश्ते हैं। अब जैसे अभी इजराइल और ईरान 2012 में जो यहाँ के इजरायली डिप्लोमेट्स थे उनकी वाइफ पे हमला हुआ है ना। इजराइल डिप्लोमेसी में, मतलब इजराइल एम्बेसी में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो सब ईरान का ही किया धरा बताया जा रहा था। दोनों एम्बेसडर को ईरान के और इजराइल के जब सामने सामने किया गया तो बहुत एक दूसरे को सुनाया है, झगड़ा किया है। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि ईरान इजराइल एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सुहाते। इजराइल चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए, किसी भी तरीके से हम तख्ता पलट कर दे, नई सरकार आ जाए और नई सरकार जो है वो अमेरिकन और इजरायली फ्रेंडली हो। और अगर ऐसा हो तो भारत को मदद मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, है ना। फिर तो एक स्टेबल ईरान हो जाएगा। भारत के स्टेक्स है 18,000 इंडियंस इजराइल में काम करते हैं और अभी तो और लेबर जो है भाई, इजराइल ने कहा है कि हमको लेबर भेजिए, है ना। अभी फिर वो नोटिफिकेशन आने वाली है। साथ ही साथ 5,000 से 10,000 लोग ईरान में रहते हैं भारतीय, और पूरे गल्फ रीजन में 90 लाख के करीब लेते हैं। इसीलिए भारत क्या कहता है, ये जो पूरा वेस्ट एशिया है ना, पहले इसको मिडिल ईस्ट, वैसे इसको मिडिल ईस्ट ही बोलते हैं बट अब वेस्ट एशिया यूज होता है। तो ये जो वेस्ट एशिया रीजन है ना, ये एक्सटेंडेड नेबरहुड है हमारा, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि इतने भारतीय यहाँ पे काम करते हैं, रेमिटेंसेस अच्छे खासे आते हैं, एनर्जी यहाँ से हमारी पूरी होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे स्टेक्स यहाँ पे हाई है। और साथ ही साथ अभी गल्फ कंट्रीज जो है ना, भारत में भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रही है, कश्मीर में भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो भारत ने बहुत वक्त बताया है कि इजराइल से भी अपने रिश्ते अच्छे करें, ईरान से भी, और गल्फ कंट्री से भी अपने रिश्ते अच्छे करें, और जो अलग अलग कॉरिडोर्स निकलते हैं उसके लिए भी, राइट। तो ये आप देखिए, तो IMAC है कि ये एक देखिए INSTC भी ईरान से होते हुए गुजरेगा, ठीक है ना, लेकिन यहां से गुजरेगा ये, और IMEC जो है वो यहां से गुजरेगा। लेकिन IMEC वही पिछले साल सितंबर में फैसला हुआ था, अब वो धरा का धरा ही रहा है। बाकी और कौन से प्लेयर्स है रीजन में, हम एक एक करके देख लेते हैं भाई। ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं ये सब, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो कतर सबसे बड़ा गेम कतर खेला है। कतर बहुत ही इंफ्लुएंशियल है, क्योंकि आपको बता दूं कि जितने भी ये सारे आतंकी ग्रुप जिनको अमेरिका ने बोला कि आतंकवादी हैं, उन सबकी टॉप लीडरशिप यहां पे बैठती है। हमास की टॉप लीडरशिप यहां पे बैठती है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इन्होंने फिलिस्तीन को दिए हैं। कतर ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। और सबसे बड़ी बात, हमास से लेकर तालिबान तक सारी लीडरशिप जो है वो यहां पे बैठी हुई है। और गाजा में भी अच्छा खासा पैसा फूंका है। अमेरिका और इजराइल कतर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अजीब व गरीब बात है। कहते हैं मीडिएशन के लिए कतर को बुलाना बहुत ज्यादा, तभी कतर अकॉर्ड्स, कतर एग्रीमेंट, ये सब दोहा एग्रीमेंट। तो कतर की कैपिटल दोहा, मतलब एक तरीके से सब कुछ, जितनी कॉन्फ्लिक्ट अगर कतर चाहे तो रुकवा देगा, बट वो नहीं चाहेगा, है ना। तो कतर में अमेरिका भी डिपेंडेंट है और जितने भी ग्रुप्स है वो भी डिपेंडेंट है। बट कतर क्या कर रहा है देखना पड़ेगा, है ना। कतर रहा है वो एक तरीके से। अल जजीरा जो है भाई, उसको भी कतरी गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट को इजराइल अपना दोस्त मानता है, ब्लेसिंग मानता है। सबसे पहला इजिप्ट ही बना था 1978 में, ठीक है, जब इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। और इजराइल से बॉर्डर शेयर करता, राफा बॉर्डर यही तो है, राफा क्रॉसिंग, है ना। सिनाई पेनिनसुला इजराइल ने ले लिया था 1967 वॉर में, बट ये बाद में वापस कर दिया 1982 में, ठीक है। 1979 पीस ट्रीटी के बाद अनवर सादत को मार दिया गया था। मोहम्मद मोर्सी जो है, क्योंकि हौसनी मुबारक खत्म, ठीक है, तो मोहम्मद मोर्सी जब यहां पे थे तो उन्होंने उस समय हमास के साथ ठीक ठाक उनके रिलेशन रहे थे। और फतेह एल सीसी जब आए, ठीक है, उसमें भी स्ट्रांगली काफी कि भाई देखिए टेररिज्म को हमको खत्म करना है, इस्लामिक मूवमेंट को। एक तरीके से हमने ये देखा, क्योंकि यहां से बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट, फिर उसके बाद इजिप्ट को पता है कि ये फिलिस्तीन और गाजा, ठीक है,
मतलब वेस्ट बैंक और गाजा टू पूरा फिलिस्तीन, इनसे रिलेशन अच्छे करने हैं, बट गाजा में तो हमास है और फिलिस्तीन में सरकार अलग है, तो गाजा से भी अच्छे रिश्ते लिखने हैं क्योंकि बॉर्डर तो हम शेयर कर रहे हैं। जब भी कोई क्रॉसिंग, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे रिफ्यूजी जो है वो इजिप्ट में ही आके शरण लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इजिप्ट को इजराइल बहुत बढ़िया मानता है, अभी जितनी भी सप्लाईज हुई वो थ्रू इजिप्ट ही हुई थी, तो इजिप्ट को बढ़िया देश है। हालांकि बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है इजिप्ट और इजराइल, ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, कोल्ड रिलेशन है थोड़े से, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे सब चल रहा है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है इस समय। तो भाई सऊदी अरेबिया, अमेरिका का भी सपोर्ट है, इजराइल का भी सपोर्ट है, और अमेरिका जो है वो इजराइल और सऊदी अरेबिया को साथ में भी लेके आया। ईरान इसी से ही कहता है कि भाई ये देखिए ये बहुत गलत है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हम ज्यादा पुराने, तुम तो 1932 में आए हो, सऊदी 1932 में, हम तो कब कितने पुराने हैं, हमारा तो इतिहास कितना पुराना है, तो असली लीडर तो हम हैं। और सऊदी अरेबिया कर ही क्या रहा है, ईरान ये भी आरोप लगाता है कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है हमास के लिए, या मतलब एक तरीके से फिलिस्तीन के लोगों के लिए क्या कर रहा है, तो ये भी आरोप है। लेकिन अब देखिए सऊदी एक सुन्नी है और ईरान एक शिया देश, और ये टसल हमेशा से चलती आ रही है, तो कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। अमेरिका ने सऊदी और इजराइल, वही बताना कि पीस डील लगभग साइन कराई दी थी, बट फिर वॉर हो गया। यूएई की बात करें तो यूएई सेम जैसा सऊदी का छोटा भाई यूएई है ना, यूएई लेकिन ज्यादा डेवलप्ड है। स्टेबिलिटी और पीस की बात करें तो उस हिसाब से यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात, 7 अमीरात, ठीक है, जिसमें दुबई सबसे बड़ा, तो यहां पे यूएई जो है उसमें बाजी मारता है, और वो ये कहता है कि भाई देखिए हमको भी पीस और स्टेबिलिटी, कहते तो सब है पीस और स्टेबिलिटी चाहिए, कोई उसके लिए काम नहीं करता है। मोहम्मद बिन जायद जो है वो IMEEC इनिशिएटिव पे काफी ज्यादा वो भी चाह रहे थे कि भाई ये जो इनिशिएटिव है इसको जल्द से जल्द चीजें की जाए। अच्छा, यूएई भी इजराइल 2020 में रिलेशन नॉर्मल हो गए। देखिए ये सब ज्यादातर गल्फ कंट्रीज अमेरिका चला रहा है, अमेरिका काफी हद तक इनको सपोर्ट करता है, और ये भी इनको सपोर्ट करता है अमेरिका। तेल वेल सब अमेरिका भाई बहुत खरीदता है इन सबसे, यूरोप इनके तेल खरीदता है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तो जहां अमेरिका का हस्तक्षेप है, ये देश इजराइल से अच्छा वो करेंगे ही करेंगे। टर्की की बात करें तो कि टर्की अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन जो अभी इस समय रिसेप तैयब अर्दोगान है वो भारत के खिलाफ भी काफी ज्यादा बोलते हैं, कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं। हालांकि इस बार यूनाइटेड नेशन की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। बेंजामिन नेतन्याहू को धर के करी आया है। तो 13 अप्रैल को जो अटैक हुआ इजराइल पे, टर्की सबसे पहला था जिसने तेहरान और इजराइल जो वेस्टर्न अलायंस है उसको बैक किया, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि टर्की के बहुत अच्छे रिलेशन है हमास से, यूएस, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में टर्की थोड़ा कट्टरपंथ की राह पे चल गया है, तो बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है। तो टर्की का तो ऐसा है कि मीडिएशन नहीं, वो बस बोलेगा, हो सकता है काम भी कर दे। मेन यहाँ पे अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, और इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कतर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और अमेरिका हमेशा से एक आर्बिट्रेटर, वो अमेरिका को मजा आता है मीडिएटर बनने में, कि हमको मीडिएटर बना लो, हमसे बढ़िया कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका सबसे बड़ा प्लेयर है, अगर किसी के हाथ में बागडोर है जो चीजों को कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, ठीक है। फिर चाइना धीमे धीमे चीजों को ठीक कर रहा है, ठीक है, धीमे धीमे। तो चाइना भी अब जैसे भाई सऊदी, यूएई, ईरान, इन सबको साथ में ले आया था, लगभग इनके जो डिफरेंसेस थे वो खत्म करवा दिए थे। तो चाइना भी एक मीडिएटर की तरह रोल प्ले कर रहा है। फिर रशिया है, नॉर्थ कोरिया, इसको एक्सेस ऑफ ईविल बोलता है अमेरिका। लेकिन बात इतनी सी है कि ये सब मिलके जितने बड़े प्लेयर्स हैं, इसमें इंडिया तो है ही है। इंडिया का तो हमने देखा, क्या ये वॉर रुकवा पाएंगे? अगर कोशिश करें तो डेफिनेटली रुकवा पाएंगे। यही अगर प्लेयर जो है ना वो दबाव डाले और अगर साथ में मिलके आ जाए तो 110% वॉर रुक जाएगा। बट क्या ये वॉर रुकवाना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।